हेलो स्टूडेंट्स। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है। और हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है या उसका यूज किस तरह के क्वेश्चंस में किया जाता है, ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे या फिर उसको देखेंगे यहाँ पर। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में बताना चाहूँगा कि प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हमारे क्या होते हैं। आप लोगों को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्लास 9th और 8th से पहले से पता होगी, और अगर नहीं पता है तो मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ या फिर आपको बता देता हूँ कि वो डेफिनेशन हमारी क्या होगी। तो कोई भी नंबर्स यानी एनी नंबर्स, और वो भी डेफिनेटली नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। ओके, कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से ग्रेटर होते हैं वो प्राइम नंबर्स या कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। और कोई भी नंबर अगर हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर होगा। और प्राइम नंबर की जो हमारी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है अ प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, यानी प्राइम नंबर के सिर्फ हमारे 2 फैक्टर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है अ नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी जो नंबर हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर रखते हैं या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं अगर किसी नंबर के, वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ पर मैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स को आपको एग्जांपल्स की हेल्प से यहाँ पर समझा देता हूँ, और उसके बाद फिर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में बात करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, इन शॉर्ट उसको प्राइम्स भी बोलते हैं, वो हमारे नंबर ग्रेटर देन 1 होते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, शायद अब आपको याद आ गया होगा कि ये हमारे प्राइम नंबर्स बोले जाते हैं या फिर कहे जाते हैं। इन प्राइम नंबर्स की जो स्पेशलिटी है या फिर जो खास बात है या फिर जो डेफिनेशन है हमारी, वो ये है कि एक तो इसमें जो इवन प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, केवल 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, हमारे ऑड होंगे, और इन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 1 और 3 यही सिर्फ 2 फैक्टर हैं। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि ये नंबर जो हमारा 3 है वो 1 और 3 के अलावा किसी और नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है। इसी तरह से हमारा 5 जो नंबर है इसके भी सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 5, यानी 1 और 5 के अलावा किसी और नंबर से हमारा ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है। ओके, इसी तरह से अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स में देखेंगे आप कि हमारा एक नंबर हमने लिया यहाँ पर 4, और इसको अगर चेक करना है कि हमारा ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। 1 और 4 के अलावा इसका अगर कोई फैक्टर है, जैसे अगर हम बात करें 1 और 4 के अलावा इसका फैक्टर जो हमारा एक है वो 2 भी है, यानी 2 से भी ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। और सिंपल सा लॉजिक है, हमें और बहुत सारे फैक्टर्स इसके चेक नहीं करते हैं कि अगर किसी भी नंबर्स के अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। हो सकता है कि आपके इसके अलावा भी कोई और फैक्टर्स होते हों, लेकिन अगर हमें कंपोजिट नंबर चेक करना है तो सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ही 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे हमारे, वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई हमारी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स की। ओके, अब हम चलते हैं अपनी डेफिनेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारी क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। उसको समझने से पहले यहाँ पर मैं 2 नंबर्स लेने वाला हूँ और उन नंबर्स के बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम अपनी डेफिनेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर जाएंगे। तो मुझे लगता है शायद आपको वो डेफिनेशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो 2 नंबर हम कंसीडर कर रहे हैं, 1 नंबर हमने लिया 60 और दूसरा नंबर लिया 210। यहाँ पर आप कोई भी 2 नंबर्स ले सकते हैं, और जो लाइन ऑफ थिंकिंग हमारी है वो दोनों नंबर हमारी जो है वो कंपोजिट नंबर होने चाहिए, क्योंकि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो डेफिनेटली कंपोजिट नंबर्स के बारे में कुछ हमें बताती है। ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा ये कंपोजिट नंबर है, तो मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि ये नंबर 60 हमारा 1 और 60 से तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो गई। अगर कोई ऐसा नंबर और आप ढूंढ पाते हैं जिसमें कि ये वो नंबर अगर 60 और 210 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो वो नंबर हमारा जो होगा वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। देखिए हम आपको बता दें कि ये 2 नंबर जो है उससे ये डिवाइड हो जाता है, तो 1 और 60 के अलावा 2 नंबर हो गया, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया हमारा। अगर 210 की हम बात करते हैं तो 1 और 210 तो ये नंबर है, इसके अलावा ये नंबर भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऑब्वियसली इसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हमें चेक कंपोजिट नंबर करना है, तो सिर्फ हमें 2 से ज़्यादा यानी एक नंबर और ढूंढना है जिससे वो नंबर डिवाइड हो जाता हो, और जिसकी बेसिस पर हम ये कह सकते हो कि हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ओके, अब हम इन कंपोजिट नंबर्स को क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज हमें करना है। फैक्टराइज करने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फैक्टराइजेशन सीखना है या फैक्टराइजेशन करना है, उसके लिए आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स आना चाहिए। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स क्या है, जो कि आपको आई थिंक 6th 7th या 8th क्लासेस में जो है वो आपको
सिखाया गया होगा इसके बारे में कि सपोज दैट कि कोई भी नंबर हमारा 2 से कब डिवाइड होता है, आपको बताया गया होगा अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो डेफिनेटली वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है। और ये क्या है, आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 है। इसी तरह से अगर कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है तो जो नंबर होगा उसका जो डिजिट्स होंगे उसका जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे अगर मैं इन नंबर्स की बात करूँ, ये नंबर्स मुझे चेक करने की 3 से डिविजिबल हैं या नहीं है, तो जो डिजिट्स हैं जैसे 6 और 0 इसका सम करिए आप फॉर एग्जाम्पल टू बी चेक दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट। आप इनका क्या करेंगे, सम करेंगे और सम करने के बाद जो नंबर मिलेगा अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। सिमिलरली अगर हम इस नंबर की बात करें तो यहाँ पर भी जो नंबर्स में डिजिट्स का जो सम है वो भी 3 है और ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो यहाँ पर जो 210 नंबर होगा वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली आपका 5, 7, 9 जो भी। और हाँ, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए वो जो प्राइम नंबर्स होते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इन प्राइम नंबर्स के टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अगर आपको पता है तो फैक्टराइज करने में आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ तो ये बात हुई टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की। अब हम क्या कर रहे हैं, इन नंबर्स को फैक्टराइज करते हैं और इनका फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस है वो आप लोगों को शायद क्लास 7th या 8th से पता होगा, और अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो 60 हमारा नंबर डेफिनेटली 2 से होगा क्योंकि 2 से चेक करना है आपको। लास्ट में 0 जो दिया गया है इसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। 2 से 30 टाइम्स, फिर अगर हम 2 से करते हैं 15 टाइम्स, फिर ये नंबर हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15 और सिमिलरली 5 बन जा 5। इसी तरह हम 210 को फैक्टराइज करेंगे तो ये नंबर जो हमारा 210 है ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10, बट अब लास्ट में 5 आ रहा है तो 2 से नहीं होगा। और उसके बाद अगला जो प्राइम नंबर हमारा 3 आता है, 3 से 5 और 1 6 डिविजिबल हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। सिमिलरली अगला प्राइम नंबर जो हमारा है वो 4 से नहीं होगा, ये 5 से हो जाएगा, 5 7 जा 35 और ये हमारा नंबर जो है वो 7 से। तो यहाँ पर अगर हम 60 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। और इसी तरह से जो दूसरा नंबर हमारा दिया गया 210, इसको हम यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ जो यहाँ पर जब आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ वो स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स ये लिखे हुए हैं सारे के सारे नंबर्स आपके क्या हैं, प्राइम्स हैं। देखिए आप कोई भी यहाँ पर कंपोजिट नंबर नहीं लिखा हुआ है। 2 3 5 प्राइम नंबर, 2 3 5 7 ये भी आपका प्राइम नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मैंने कहा था एग्जांपल लेता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ क्या है कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो हमें इसी के बारे में बताती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है हमारी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वही बता रही कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज भी लिख सकते हैं, और फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। पहली चीज ये तो बात हो गई यहाँ पर फैक्टराइजेशन की। सेकंड, अभी हम इस स्टेटमेंट को एक्सटेंड करते हैं और क्या बताता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सेकंड थिंग उन्होंने बताई है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मैं यहाँ पर अभी लिखूंगा यूनिकनेस के बारे में, अभी मैंने ऐड नहीं किया उस स्टेटमेंट को, पहले यहाँ पर बता देता हूँ कि यूनिकनेस का मतलब क्या होता है। यूनिकनेस इन द सेंस कि जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो 2, 3 और 5 ही होंगे, इसके अलावा और कोई नंबर्स नहीं हो सकते हैं। अब बात आती है, आप कहेंगे नहीं सर और भी नंबर पॉसिबल है, हम चेक करते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। 2, 3, 5 के अलावा कोई और फैक्टराइजेशन इसका होगा ही नहीं। आप मुझे बता दीजिए कि 2, 3 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर हो जो इसको डिवाइड करता हो। शायद मुझे याद नहीं आ पा रहा है, आप लोग याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। 7, 11 चेक करके देखिए क्या ये 7 से डिविजिबल है, क्या ये जो नेक्स्ट हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं 11 से डिविजिबल है या नहीं, आप चेक कर सकते हैं उसको। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बताती है कि ये जो फैक्टराइजेशन होता है, ये कॉमा लगा के मैंने लिख दिया फैक्टराइजेशन, एंड लगा दीजिए आप यहाँ पर, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट द ऑर्डर ऑफ प्राइम्स। यहाँ पर ये लास्ट में एक लाइन मैंने और ऐड की है, अपार्ट द ऑर्डर ऑफ प्राइम्स। यानी इसका मीनिंग क्या है, कई बच्चे क्या कहते हैं कि सर 2, 2, 3, 5 के अलावा हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3, 5, 2, 2 या फिर 5, 2, 3,
2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप बोल रहे थे कि सर दिस इज़ द ओनली फैक्टराइजेशन की, यही केवल फैक्टराइजेशन, इसके अलावा हम किसी और तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ऐड की हुई है, या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने हमें बताया अपार्ट द ऑर्डर ऑफ प्राइम्स, यानी ऑर्डर जो है उसको छोड़कर, उसके अलावा अगर हम ऑर्डर भी चेंज कर देंगे तो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन तो वही रहने वाले हैं, उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है भाई। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारी क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जो कि हमने यहाँ से समझ लिया है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि इस फैक्टराइजेशन में जो नंबर यूज हुए हैं, इसके अलावा कोई और नंबर हम प्राइम नंबर्स यूज नहीं कर सकते हैं। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सर देखिए आपने बोला कि 2 2 3 5 ही होगा। एक बार मेरे पास क्लासरूम में एक बच्चा आया, बोले सर हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 2 × 2 × 15 60, आप सर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 60 आएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या कहा गया है कि, और देखिए ये इसके अलावा है, आपने बोला इसके अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने कहा है कि जब हम इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स करते हैं, यहाँ पर जो 15 नंबर हमारा जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो एग्जैक्टली आपने जो बोला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को फॉलो नहीं कर रहा है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें यही बताती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जब एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखा जाता है, तो यहाँ पर तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 15 जो है वो कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पर तो हम इसको फॉलो ही नहीं कर सकते। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो डिफरेंट तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। सिर्फ इसको 2 × 2 × 15 ही हमने क्यों लिखा है, इसको 4 × 3 × 5 भी लिख सकते हैं। ये सेकंड हो गया। बट क्या है, जब हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स करेंगे, यहां पर 4 जो आपका नंबर है कंपोजिट नंबर है, तो आप कहेंगे सर इसमें 2 और 15 फैक्टर्स हो गए, यहाँ पे 4 3 5 फैक्टर्स हो गए, तो यूनिकनेस कहाँ पर है? तो यूनिकनेस तब हम बोल सकते हैं जब फैक्टराइजेशन आपका जो है वो, या जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का होना चाहिए, वो मल्टीपल ऑफ प्राइम्स अगर होता है तो फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो अप्लाई होती है। या फिर तब हम कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर्स का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। ऐसा नहीं कि आपने ऑर्डर को चेंज कर दिया और बोल दिया कि सर देखिए यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन हमने डिफरेंट तरीके से कर दिए, 5 3 2 2। और कई बार क्या होता है कि इसीलिए जो रूल्स है या जो लिखने का जो वे है, जो तरीका है, वो मैथ्स में किस तरह से कि हमेशा हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, नहीं सबसे छोटा वाला फैक्टराइजेशन सबसे पहले, उसके बाद इस तरह से लिखता है, जिसमें क्या है कि जब बच्चे अपने क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन फॉर्म में या जब किसी भी कंपोजिट नंबर्स को मल्टीपल ऑफ प्राइम्स में रहे तो उसमें सिमिलरिटी रहे। और जैसे 2 और 2 ये 2 बार नंबर लिखा हुआ है, तो वी कैन राइट ऑल्सो 2 × 2 × 3 × 5। स्टैंडर्ड वे लिखने का यही है। अगर आप इस तरह से भी लिख देते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बात हुई हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारी यही है। इसके बाद जो हम बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है या किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में हम इसका यूज करते हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज जो है वो नंबर्स और नेचुरल नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने में किया जाता है। ओके, यानी एचसीएफ और एलसीएम अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करते हैं, यानी उन नंबर्स को हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखते हैं, उसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। और ये मेथड जो है वो आप लोगों ने शायद क्लास 7th या 8th में किसी क्लास में पढ़ा भी होगा या क्वेश्चंस किए भी होंगे। तो 2 नंबर्स हमारे लिखे हुए हैं 60 और 210, इसी का हम एग्जाम्पल्स यहाँ पर ले रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एचसीएफ और एलसीएम हम जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर इसी को रख रहे हैं। अगर बच्चे या स्टूडेंट्स इसको नोट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को जो है वो पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। किसका फाइंड आउट करना है? 60 और 210 का, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस क्या होता है? जिन नंबर्स का 60 और 210 का सपोज दैट कि हमें एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो है वो कॉमन नंबर्स देखेंगे, कॉमन प्राइम नंबर्स देखेंगे। तो ऑब्वियसली इसमें भी 2 दिया गया है और इसमें भी 2 दिया गया है, या इधर से भी चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां पर 2 लिखा हुआ है, यहां पर भी, यहां पर भी। तो 2 जो है वो कॉमन है और इसकी जो लोएस्ट पावर है उसको हम लिखते हैं। कॉमन लेने में ऑब्वियस सी बात है लोएस्ट पावर ही लिखी जाएगी। तो यहां पर 2 जो है वो 2 टाइम्स दिया हुआ है, यहां पर 1 टाइम्स दिया हुआ है। तो यहां पर एचसीएफ लेने के लिए हमें 2 1 टाइम्स लिखना पड़ेगा, यानी जो लोएस्ट पावर होती है यहां पर 2 की पावर 2 हो गई, यहां पर 2 की पावर 1 हो गई, तो जो हमें 2 की पावर 1 लिखना है। सेकेंड कॉमन नंबर जो हमारा है प्राइम नंबर वो 3 है यहां पर।
तो 3 की पावर 1 इसमें भी है, 3 की पावर 1 इसमें भी है, तो ऑब्वियसली लोएस्ट पावर 3 की पावर 1 ही रहेगी, लोएस्ट और हाईएस्ट वो इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो दोनों में ही 5 की पावर 1 है, तो वी कैन राइट 5 टू दी पावर 1। और जो हमारा एक 7 नंबर है वो यहाँ पर नहीं है कॉमन, तो इसको हमें नहीं लिखना है। यानी एचसीएफ में हमें क्या करना है कि जो हमारे कॉमन नंबर्स हैं उसकी जो लोएस्ट पावर है, ठीक है ना, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमें यहाँ पर मिलेगा, ऑब्वियसली 2 3 6 6 5 और 30, 30 इज द एचसीएफ ऑफ 60 एंड 210। इसको आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, बच्चे एचसीएफ निकालना सीख जाते हैं और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन इस एचसीएफ से ये नंबर हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है वो बच्चों को नहीं पता होता। तो इसके बारे में मैं अभी एलसीएम के बाद इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो एचसीएफ और एलसीएम का जो मीनिंग है, या जो नंबर जो है जो निकल कर आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है या उसका मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में भी आपको जो है वो पता लग जाएगा। इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं कि अगर हमें इन्हीं नंबर्स का 60 और 210 का, ओके, यहाँ पर अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है तो वह एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम में हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम एलसीएम में नंबर्स मल्टीपल्स में लिखेंगे, जैसे एचसीएफ में लिखा हुआ है, तो कोई भी नंबर हमारा छूटना नहीं चाहिए। यानी कि सारे के सारे नंबर्स हम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 7 कॉमन नहीं था और 7 को हमने वहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, बट यहाँ पर हम एलसीएम में 7 नंबर्स को भी इंक्लूड करेंगे। और दूसरा जो कॉमन की बात है, यहाँ पर जो नंबर्स की हाईएस्ट पावर होगी, एचसीएफ में क्या करते थे हम कि जो नंबर्स की जो लीस्ट पावर होती थी, जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर 2 की पावर 2 था, 2 की पावर 1 था, तो जो लीस्ट पावर 2 की पावर है ना वो लिखा गया था। बट एलसीएम में क्या है कि जो हाईएस्ट पावर होगी वो लिखी जाएगी यहाँ पर। और जो हाईएस्ट पावर है देखेंगे हम इनमें, सपोज दैट कि 2 इसमें भी लिखा हुआ है, 2 इसमें भी लिखा हुआ है, बट हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 2, तो यहाँ पर 2 को 2 टाइम्स लिखना है, या फिर 2 की पावर 2 भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 3 भी दोनों में दिया गया है, बट हाईएस्ट पावर इसमें 3 की पावर 1 है। इसी तरह से 5 इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी 5 की पावर 1 हाईएस्ट है यहाँ पर। और सेकंड आपका 7 कॉमन नहीं है, बट 7 को भी हमें लिखना है, और जो भी पावर आपकी 7 की दी गई है वो हम एज इट इज इसी तरह से लिख देंगे। और इन दोनों नंबर्स का 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, आई थिंक 420 आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। ये नंबर्स हमें मिल गए। दूसरी मैं बात बता रहा हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम से जो नंबर हमें मिले हैं 420 और 30, इनका एक्चुअली मीनिंग क्या है, ये नंबर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एचसीएफ है और यहाँ पर एलसीएम है। कभी मैं बच्चों से अगर अपनी क्लास में बात करता हूँ कि अच्छा बताइए बच्चों कि व्हाट इज़ द एचसीएफ, तो बच्चे बड़ी आसानी से बताते सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ द एचसीएफ। तो बेटा ये तो एचसीएफ की क्या हुई, फुल फॉर्म हुई, डेफिनेशन कहाँ हुई। अगर मैं एलसीएम इसी के बारे में पूछता हूँ तो बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मैं उनसे फिर यही बात कहता हूँ ये तो फुल फॉर्म हुई। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, मुझे वो मीनिंग बताइए। जो नंबर हमारा 30 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 30 नंबर हमारा 60 और 210 के रेफरेंस में हमें किस चीज़ को इंडिकेट करता है। यहाँ पर फैक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पर मल्टीपल लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है ना, मैं बच्चों से पूछता हूँ अच्छा ये बताओ बच्चों की मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है, तो कहते हैं सर ये दोनों का मीनिंग तो सेम है। तो मैं इस लेक्चर के थ्रू या इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस क्या है, उसके बाद जो हाईएस्ट और लीस्ट है इसका मतलब क्या है, और ये 30 या 40 किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं बात करूँ फैक्टर्स। सपोज दैट इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं। मुझे फैक्टर्स ऑफ 10 लिखना है। ओके, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया और मल्टीपल्स ऑफ 10 लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 10, तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फैक्टर्स और मल्टीपल्स। देखिए फैक्टर्स में क्या होता है, हमें वो नंबर सेलेक्ट करने होते हैं दैट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल 10, यानी कि जो नंबर 10 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली 1 होगा, 1 को ले सकते हैं, 1 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 भी है आपका, 5 भी है, ओके, 10 भी है। ये नंबर्स जो हमारे हैं ये 10 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। आप चेक कर सकते हैं, 1 तो सभी को डिवाइड करता है, तो 1 अगर नहीं भी लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 2 की अगर हम बात करें तो 2 5 जा 10 एग्जैक्टली, 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10, ये हमारे क्या हो गए फैक्टर्स। इन रेफरेंस अगर मुझे मल्टीपल लिखने हो तो हम 10 की टेबल काउंट करेंगे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, ये क्या हो गए मल्टीपल्स हो गए। तो आप देखिए जब हमने फैक्टर्स ऑफ 10 लिखा उसमें 1 2 5 10 नंबर आया, बट अगर मल्टीपल्स ऑफ 10 लिखा तो 10 20 30 40 ये नंबर्स आ गए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स में डिफरेंस क्या है। ओके, दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर फैक्टर्स यूज हुआ है टर्म और यहाँ पर मल्टीपल्स यूज हुआ है। तो देखिएगा इसी एग्जांपल्स की हेल्प से मैं इसको एचसीएफ और एलसीएम को भी बता दूंगा आपको कि क्या होता है। कि यहाँ पर जो हमें नंबर मिला है फैक्टर्स, यानी ये जो नंबर मिल रहे हैं ये नंबर्स जो हैं वो इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। यहाँ पर मैं इसी तरह से बात करता हूँ, एचसीएफ से हमें जो नंबर मिला है, ठीक है ना, ये नंबर जो है वो इन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर एग्जैक्टली
डिवाइड करेंगे। ये 30 जो है वो 60 और 200 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है, आप कहेंगे सर और भी नंबर्स हैं, जैसे 2 की अगर हम बात करते हैं, 2 नंबर भी 60 और 210 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर h लिखा हुआ और इस h का मतलब है हाईएस्ट, यानी ये सबसे बड़ा नंबर है 30, इससे बड़ा कोई और नंबर नहीं हो सकता है जो नंबर 60 और 210 को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। आप चाहें तो कुछ नंबर्स ले सकते हैं और उनको चेक कर सकते हैं क्या 30 से बड़ा कोई नंबर है हमारा जो 60 और 210 को डिवाइड करता हो। डेफिनेटली नहीं। तो जो फैक्टर्स का जो मीनिंग है वो मैंने यहाँ से आपको बताया कि फैक्टर्स का मीनिंग क्या है, और इसके बिहार पर मैंने यहाँ से आपको रिलेट करने की कोशिश की है जिससे कि आपको पता लग जाए कि जो नंबर हमारा ये क्या रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर एस से मतलब हाईएस्ट से है और एफ से मतलब फैक्टर से है, और जहां पर फैक्टर की बात आ जाती है, जहां पर फैक्टर्स लिखे होते हैं, जिस नंबर के लिए फैक्टर वर्ड यूज हुआ है वो नंबर जो है वो, अगर मैं थोड़ा सा और इसको डिफाइन करूं तो डिवीजर का वर्क करता है, यानी दैट नंबर, यानी ये डिवीजर हो जाएगा और ये जो नंबर्स हैं ये हमारे डिविडेंड हो जाएंगे। बट अगर मैं एलसीएम की बात करूं यहां पर, तो आप देखिएगा जरा कि जो नंबर्स हमें मल्टीपल से मिल रहे हैं, ओके, ये नंबर्स क्या हैं, ये नंबर्स इस वाले नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है या इसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। यहां पर आप इसको चेक कर सकते हैं। दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बात करूं कि यहां से जो हमें ये आपका 420 जो नंबर मिला हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर्स हैं 420 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। अब फिर वही बात आती है, देयर आर सो मेनी नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड विच आर एग्जैक्टली डिवाइडेड टू 420, बट इन नंबर्स में क्या खास बात है एलसीएम में, तो हम आपको बताएंगे कि जो ये नंबर हमें 420 मिला हुआ है, दिस इज द लीस्ट। यहां पर एल का जो मतलब है वो लीस्ट से है, ये सबसे छोटा नंबर है 420 जो 60 और 200 दोनों से एक साथ डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा 420 के अगर मैं मल्टीपल्स की बात करूं, 422 अगर मैं पढ़ रहा हूं 202428, ये नंबर्स भी जो है वो 60 और 210 से डिवाइड होगा। तो आप कहेंगे सर 420 और 840 में डिफरेंस क्या है, तो यहां पर जो एल लिखा हुआ उसका मतलब लीस्ट है, दिस इज द लीस्ट नंबर, यानी ये सबसे छोटा नंबर है जो 420 को जो है वो डिवाइड करता है। इससे 420 से बड़े नंबर भी हो सकते हैं, या फिर मैं अदर वर्ड्स में बोलूं कि 420 के जो मल्टीपल्स होंगे वो नंबर्स जो हैं वो 60 और 210 दोनों से डिवाइड होंगे। और थोड़ा सा इसको मैं अगर जाता हूं आगे, तो यहां पर जो एलसीएम से हमें नंबर मिलता है दैट इज डिविडेंड, ये डिविडेंड होता है, और जो गिवन नंबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, डिवाइजर होते हैं। ये रिवर्स हो जाता है। आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इस वीडियो को आप पॉज करिए, इसको समझिए और देखिए एचसीएफ और एलसीएम हमारा क्या है और मैंने इसके बारे में क्या बताया। फाइनली अगर मैं इसको एक लाइन में डिस्क्राइब करूं या समझाऊं, तो एचसीएफ से जो हमें नंबर मिलता है दैट नंबर इज हाईएस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ा नंबर है जो कि डिवाइजर का वर्क करता है और जो गिवन नंबर्स को जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है। इससे बड़ा कोई और नंबर नहीं होगा जो कि 60 और 210 की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर 60 और 210 हमारा जो है उसका एचसीएफ 30 आया। इससे बड़ा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जो 60 और 210 को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। और एलसीएम की मैं बात करूं कि एलसीएम से जो नंबर हमें मिलता है वो नंबर जो है सबसे छोटा नंबर है जो कि 60 और 210 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। ऑब्वियसली इससे बड़े नंबर भी हो सकते हैं जैसे मैंने अभी एग्जांपल से बताया, बट सबसे छोटा नंबर जो है वो 420 है। तो एचसीएफ और एलसीएम के बारे में मुझे लगता है कि सफिशिएंट आपको जानकारी मिल गई होगी कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। फुल फॉर्म तो डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए, बट इसका मीनिंग भी आपको समझ में आना चाहिए। जब ये आपको मीनिंग समझ में आ जाता है तो उसका मैं आपको बेनिफिट बताऊं। कई बार क्या होते हैं जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं एचसीएफ और एलसीएम की, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ने के बाद हमें पता ही नहीं लगता है कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है या एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स हमारी क्लास लेते हैं मैंने कई बार देखा हुआ है, और वो उसमें कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करते हैं, लॉजिक क्या अप्लाई करते हैं कि सर ये एचसीएफ की एक्सरसाइज है तो इसमें एचसीएफ निकालना है मुझे नंबर्स का, और ये एलसीएम की एक्सरसाइज है तो मुझे एलसीएम निकालना है नंबर का। तो मुझे लगता है कि शायद ये गलत कॉन्सेप्ट है या गलत लॉजिक है, क्योंकि जब पेपर में आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें नहीं लिखा होगा कि ये एचसीएफ वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है या फिर एलसीएम वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो अगर आप एचसीएफ और एलसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट जानते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपकी जो लाइन ऑफ थिंकिंग होगी वो सही होगी और आप आसानी से पता कर सकते हैं कि उन नंबर का मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करना है या एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसके अलावा मैं और थोड़े सा चीज़ों को बताना चाह रहा हूँ। इसी से मैं एक रिजल्ट को जो है वो आपको बता देता हूं कि एक रिजल्ट है आपका यहां पर एचसीएफ, नोट करके आप इसको लिख सकते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, मैं चलिए इसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये आई थिंक ज़्यादा टॉप पर चला गया है, चलिए वहां पर लिखा हुआ मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, कॉन्सेप्ट हमारा जो है इसको नोट करके भी आप लिख सकते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
टू, चलिए इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पर इसको मैं वेरीफाई भी यहाँ पर कर सकता हूँ। ये रिजल्ट आप ध्यान रखिए कि जो एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टू, ध्यान रखिएगा। दिस इज ट्रू ओनली फॉर टू नंबर्स। अगर टू नंबर्स का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तभी ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर दो से ज़्यादा नंबर होंगे तो ट्रू होगा या नहीं होगा, अभी मैं इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करता हूँ। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो एचसीएफ और एलसीएम जो हमारा आया है वो आप आसानी से समझ सकते हैं। 30 आया है और आई थिंक 420 आया, आप यहाँ से देख सकते हैं। दिस इज 30 और दिस इज 420, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है वो 60 इंटू 210। इसका आप मल्टीप्लाई करिए, 0 0 3 2 6 और 3 4 12, 0 0 6 1 6 6 2 12। देखिए आप जरा इक्वल आ रहा, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के लिए ट्रू है, आप कोई भी दो नंबर्स ले सकते हैं, उन सभी केसेस के लिए जो है ये आपका रिजल्ट ट्रू रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर इसमें हमने टू नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, क्या दो से ज़्यादा नंबर्स का हम एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकाल सकते? डेफिनेटली आप निकाल सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे एचसीएफ मैंने जब दो नंबर्स थे तो दोनों में से कॉमन देखा था, अगर आपके मोर देन टू नंबर्स होंगे, 3 और 4 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर्स होंगे, तो उसमें भी हम कॉमन जो है वो नंबर्स देख सकते हैं इसी तरह से, और इसी तरह से एलसीएम ले सकते हैं। आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इस रिजल्ट की बात करता हूं कि क्या दो से ज़्यादा नंबर्स के लिए ये रिजल्ट ट्रू है या फिर नहीं है। इसको हम सॉल्व करने के लिए 3 नंबर्स हमें जो है वो लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम इसको चेक कर सकते हैं। और वो 3 नंबर्स हम किस तरह से लेंगे या क्या लेंगे, कोई भी आप 3 नंबर सेलेक्ट करिए, नो प्रॉब्लम। मैं ज़्यादा बड़े नंबर यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, 12, 15 और 21, चलिए ठीक है ना। 12 के आप फैक्टर करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, इसलिए मैंने छोटे नंबर लिए हैं फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पर। और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा एंड 7 1 जा 7। तो वी कैन राइट 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के लिए 3 इंटू 5, और 21 के लिए 3 इंटू 7। यहाँ पर अगर मैं एचसीएफ इसका फाइंड आउट करता हूँ यहाँ पर, तो 2 कॉमन नहीं है यहाँ पर, 3 सिर्फ कॉमन मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो 3 की पावर 1 1 1, तो लोएस्ट पावर होती 3 हो जाएगी, और एलसीएम में हमारा कोई भी नंबर ड्रॉप नहीं होना चाहिए। 2 टाइम्स दिया हुआ है, हाईएस्ट पावर होता है। 3 1 टाइम्स हो जाएगा आपका, 5 भी दिया गया 5, और 7 भी 1 टाइम्स दिया गया। देखिए मैं फिर बता देता हूँ कि कोई भी नंबर 2 3 5 7 नंबर हमें इन तीनों में दिख रहे हैं, और कोई भी नंबर हमारा छूटना नहीं चाहिए यहाँ पर, इसको ध्यान रखना है। और जो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, ऐसा मत करिएगा 3 3 3 1 टाइम दिया हुआ तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आपने 3 बार लिख लिया, ठीक है ना। इसकी एक्सपोनेंट या पावर को हम चेक करते हैं जो हाईएस्ट पावर होती है, तो यहाँ पर 1 तीनों में लिखा हुआ है, तो 3 इंटू 3 टू द पावर 1 हो जाएगा। ओके, इसी तरह 5 और इसी तरह 7। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा, 7 5 जा 35, और 12 5 जा 66, 12 3 जा 36 6 420। आई थिंक ये आ गया आपका यहाँ पर एचसीएफ, और ये हमारा एलसीएम। अब हमें चेक करना है इसमें क्या हमारा जो एचसीएफ इंटू एलसीएम है वो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स के इक्वल होगा या फिर नहीं होगा। तो ये एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। ओके, यहाँ पर हमने 3 नंबर्स लिए हुए हैं, सो वी हैव टू चेक फॉर 3 नंबर्स। तो एचसीएफ हमारा 3 है और एलसीएम 420 है, और 12 इंटू 15 इंटू 21 यहाँ पर ये हमने लिख दिया। इसको चेक करते हैं, 3 0 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। ओके, इन नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 5 जा 66, 12 1 जा 12, 18 इंटू 21। ओके, तो 1 2 6 0 इधर चल रहा है, 0 18 1 जा 18, 1 18 2 जा 36 और 1 37। तो देखिए यहाँ पर ये इक्वल नहीं है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट, आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। यानी कि एचसीएफ टू एलसीएम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स के इक्वल नहीं होता है। यानी दिस इज वेरीफाई एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, बट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। अब मैं इसके साथ एक नोट भी लगा देता हूँ कि अगर इफ़ एचसीएफ इक्वल टू 1, यानी नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट या फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम जो हो जाएगा वो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स के इक्वल भी हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है, इसको हम चाहें तो चेक कर सकते हैं। बहुत एक छोटा सा एग्जांपल है, इस एग्जांपल को लेने के बाद सपोज दैट हमने यहाँ पर 2 3 और 5 जो है वो हमने जो है वो 3 नंबर्स लिए, इसको हम 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, 1 इंटू 3, क्योंकि प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स नहीं होते हैं, 1 इंटू 5। तो एचसीएफ अगर हम लेंगे तो ऑब्वियसली एचसीएफ यहाँ पर 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एचसीएफ जो है वो 1 हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि शायद मैं टॉप पर लिख रहा हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, आउट ऑफ द एरिया चला गया हूँ। ओके, चलिए मैं यहाँ पर लेता हूँ इस एग्जाम्पल्स को।
मैंने यहाँ पर 3 प्राइम नंबर्स लिए, ऑब्वियसली 3 प्राइम नंबर्स लूँगा तभी उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आएगा, या HCF जो है वो 1 होगा। तो यहाँ पर 2 को हम 1 इंटू 2 वी कैन राइट, 3 को 1 इंटू 3 और 5 को जो है वो 1 इंटू 5 जो है वो हम लिख सकते हैं। तो HCF नो डाउट यहाँ पर 1 होगा और LCM जो हो जाएगा वो 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, जो कि 2 3 या 5 सॉरी 2 3 या 6 5 या 30 यहाँ पर हो गया। अगर हम HCF इंटू LCM लेते हैं यहाँ पर, HCF इंटू LCM अगर हम लेंगे यहाँ पर HCF इंटू LCM तो वो 1 इंटू 30 यानी 30 हो जाएगा। और प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं 3 नंबर्स का, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी ये आपका वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि अगर HCF इक्वल टू 1 यानी HCF 1 आता 3 नंबर्स का और मोर देन 3 नंबर्स का, देन HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स भी हो सकता है, बट HCF 1 होना चाहिए। अगर HCF 1 नहीं है हमारा, जैसा कि मैंने ये एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर, तो HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स नहीं आता है। और कई बार देखिए हम आपको बता दें इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो कई बार वो नंबर्स हमें 2 दे दिए जाते हैं। सपोज दैट अगर मैं यहाँ से एक क्वेश्चन बनाता हूँ 60 और 210 से मैं बना देता हूँ कि 2 नंबर्स आपको 60 और 210 दिए हुए हैं और जिसका कि HCF कितना आया था 30 आई थिंक, ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर बना रहा हूँ, इफ़ HCF ऑफ, ये क्वेश्चन एक यहाँ पर फ्रेम कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर देखते हैं, HCF ऑफ 2 नंबर्स 60 and 210 is 30, फाइंड LCM, यानी हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो वी हैव अ फार्मूला फॉर 2 नंबर्स, यानी 2 नंबर्स के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ओके। यहाँ पर HCF कितना है हमारे पास 30, LCM हमें फाइंड आउट करना है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी 60 इंटू 210। ऑन सिंप्लीफाई LCM अगर हमें निकालना है तो 30 हमारे डिनोमिनेटर में चले जाएगा और उसकी कैलकुलेशन के बाद आप इसको कर सकते हो। कई बार क्या होता है इसमें 2 नंबर की बजाय 1 नंबर दे दिया जाता है, दूसरा नंबर पूछ लिया जाता है और HCF और LCM दे दिया जाता है। या फिर तीसरा केस ये भी बन सकता है कि LCM दे दिया गया, नंबर्स दे दिए गए और HCF आपसे पूछ लिया गया। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन फ्रेम्ड हो जाते हैं। वो आप एक्सरसाइज को देखेंगे, उसमें शायद NCERT और रेफरेंस बुक की एक्सरसाइज दी गई होंगी, उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए होंगे, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेते हैं, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं इसको सॉल्व आपसे डिस्कस करता हूँ इस वीडियो में, उसके बाद मैं आपसे और बात करता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन आई थिंक रेफरेंस बुक या NCERT किसी में लिखा हुआ है कि चेक, क्वेश्चन क्या है हमारा, चेक वेदर 4 to the power n कैन एंड बिट डिजिट 0 और नॉट। अच्छा, कैन विद डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ये मैं क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जो यूज है वो इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में है। देखिए वो कैसे, पहले तो इस क्वेश्चन का मैं मीनिंग आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का एक्चुअली क्या मीनिंग हुआ। इन्होंने बोला है कि क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको यहाँ पर हम पुट करें और फिर जब हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो जो एक्सपेंड करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसके लास्ट में 0 आ जाए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 4 to the power n में 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 to the power 2 अगर रखते हैं तो 16 हो जाएगा, 4 की पावर 3 अगर करेंगे तो 16 इंटू 4 यानी लास्ट में 24 64 आ जाएगा। यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चेक करने से हमें लग रहा है कि शायद कोई ऐसा नंबर नहीं, क्योंकि हमेशा क्या होगा, जो भी आप एक्सपेंड करेंगे उसके लास्ट में यूनिट डिजिट में 4 आ जाएगा और फिर से जब आप 4 to the power 4 करेंगे तो 64 इंटू 4 यानी फिर से हमारा 6 बन जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से यूनिट डिजिट आपका 4 बन जाएगा, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से आपका यूनिट डिजिट 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट मुझे लग रहा है 6 और 4 ही बन रहा है, आपका लास्ट में 0 नहीं आया। बट ये तो आपका हो गया वेरिफिकेशन। इस तरह से तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो लिखने का प्रोसेस क्या है, उसको करने का तरीका क्या है, वो आप यहाँ पर समझेंगे, ओके।
चलिए मैं बात करता हूँ कि अगर किसी भी नंबर, कोई भी नंबर जो होगा अगर लास्ट में जीरो है, सपोज दैट मैंने एक नंबर यहाँ पर कंसीडर किया 320, तो वो उस नंबर को हम मल्टीपल ऑफ 10 जो है वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जीरो को बाहर किया तो 32 इंटू 10, ओके। और जब हम 10 को फैक्टराइज करते हैं, उस फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर होना चाहिए। यानी इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जीरो आता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 जरूर होने चाहिए। ऑब्वियसली कुछ और भी हो सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने 32 को भी फैक्टराइज नहीं किया, बट उसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो होने चाहिए वो 2 और 5 जरूर होने चाहिए। इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर 32 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे करके देख सकते हैं, शायद आई थिंक 2 की पावर 5 हो जाएगा। तो इसमें तो हालांकि 2 और 5 ही हुआ, लेकिन कोई और नंबर भी यहाँ पर हो सकता है, उसके फैक्टराइजेशन अगर कुछ और भी प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, बट 2 और 5 जरूर होंगे। तो जो हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग वो है जो है वो ये इस तरह से है कि अगर कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में जीरो आता है, उसके प्राइम फैक्टर हमारे जो होंगे वो 2 और 5 जरूर होंगे। और अगर 2 और 5 प्राइम फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि उस नंबर्स के लास्ट में जो है वो जीरो या यूनिट प्लेस पे जो है वो जीरो नहीं आ सकता है, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, हम लेट करते हैं 4 टू द पावर n जो है वो एंड बिट डिजिट जीरो है। यहाँ पे लेट किया आपने, लेट 4 टू द पावर n एंड विद डिजिट जीरो, यानी कि जो इसे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड भी बोलते हैं कि जो हमें प्रूव करना है उसका ठीक रिवर्स जो है वो हम लेट कर लेते हैं। और फिर लेट करने के बाद हम यहाँ पर कुछ प्रोसेस करेंगे, कुछ कैलकुलेशन करेंगे और बता देंगे उस कैलकुलेशन के बाद जो हमें स्टेप मिलेगा, अरे ये तो पॉसिबल था ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर हमारी जो एजम्पशन है वो गलत हो जाती है, और गलत हो जाती है तो इसका मतलब 4 टू द पावर n जो हो जाएगा वो कैन नॉट एंड विद द डिजिट जीरो हो जाएगी। ये इसका जो मेथड या फिर प्रोसेस है हमारा। तो अगर कोई भी नंबर हमारा अगर लास्ट में 10 आएगा तो 10 तो होना ही होना है, इसके अलावा कोई और भी यहाँ पर प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। उस प्राइम नंबर्स को क्या है वो हमने क्यू कंसीडर कर लिया, कुछ नो प्रॉब्लम, क्यू हो सकते हैं कुछ भी नंबर्स, ओके। यहाँ पर क्यू समझ रहे हैं ना आप लोग क्या। फॉर एग्जांपल्स अगर मैं बात करूँ, अगर जैसे मैंने नंबर लिया था 450 नंबर लिया, तो 45 इंटू आपका जो है वो 10 हो जाएगा, तो ये नंबर जो है वो क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर इसको भी फैक्टराइज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड को भी फैक्टराइज करते हैं। तो हम 2 की पावर 2 इसको फैक्टराइज करेंगे 4 को लेफ्ट हैंड साइड को, तो वी कैन राइट 2 इंटू 2 की पावर n, और यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू क्यू। इसको और ज़्यादा फैक्टराइज करते हैं तो वी कैन राइट 2 इंटू 2 और 2 इंटू 5 इंटू क्यू। अब यहाँ पर ये दो स्टेप दिए गए हैं, इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में हम n की वैल्यू जो कि नेचुरल नंबर है हम कुछ भी क्यों ना रखें जो, लेकिन हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो तो 2 ही होगा, 2 के अलावा और कोई नंबर तो पॉसिबल है ही नहीं। बट अगर हम राइट हैंड साइड पर अगर हम जाते हैं, इसमें हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 5 भी लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर, जैसा ये तो मैंने लिखकर अभी आपको बताया, कोई भी नंबर अगर वो जिस लास्ट में यूनिट प्लेस पर जीरो आता है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 और 5 होना चाहिए। और यहाँ से जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 है, तो डेफिनेटली 4 टू द पावर n के लास्ट में कभी भी जीरो एक्सपेंड करने पर अगर हम कोई नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो वो लास्ट में जीरो नहीं आ सकता। तो जो हमारा लिखने का तरीका है या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जो हमारा रोल है वो कैसे है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट जीरो, अगर कोई भी नंबर लास्ट में, तो देयरफॉर दैट एम्प्लाइज प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर मस्ट बी 2 एंड 5, 2 और 5 जरूर होंगे। बट यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं 4 टू द पावर 9 हैज ओनली 2 एज प्राइम फैक्टर। यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 4 टू द पावर n के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 ही हैं। और हमें कैसे पता लगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 होंगे, इसको मैंने अभी पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था। और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में जो मल्टीपल ऑफ 10 लिखे हैं उसके हमने फैक्टराइजेशन किए, वहां से पता लगा कि हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 जरूर होंगे, ओके। तो वाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, 5 cannot be prime factor of
4 टू द पावर n, यानी कि जो 5 है वो 4 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं वो यूनिक होते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 4 टू द पावर n का 2 है, दैट मीन्स 2 रहेगा। किसी भी कंडीशन में हम इसमें 5 को नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। जैसा कि मैंने जब मैंने ये टॉपिक या वीडियो स्टार्ट किया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टराइजेशन होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर के, वो क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। सो दैट्स वाई दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप कि ये कई बार क्या होता है, ये बच्चे लिखते नहीं हैं या फिर इसका मतलब उनको समझ में नहीं आता है। ये आपको जरूर लिखना है कि वाई 5 कैन नॉट बी अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर 9 बिकॉज ऑफ बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, या बाई द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 5 कैन नॉट बी द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n। और इफ 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n, दैट मीन्स 4 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद 4 to the power n cannot end with digit 0। यही हमें चेक करना था, क्या क्या ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके लिए 4 to the power n जो है वो हमारा जब उसको हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या ऐसा कोई नंबर है नेचुरल नंबर जब हम एक्सपेंड करने पर उस नंबर में जो है लास्ट में यूनिट प्लेस पर 0 बन जाता? तो इसका आंसर होगा नो, यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बच्चों, ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का छोटा सा डिस्क्रिप्शन था जिसमें मैंने बताया आपको कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हम किस तरह क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं और इसका हम यूज कर सकते हैं। या फिर ओके, अभी कुछ स्टूडेंट्स का जो मैंने देखा यूट्यूब पर कमेंट भी आ रहा था कि सर कुछ क्वेश्चंस भी आप जो है वो इस रियल नंबर, क्योंकि ये शायद आई थिंक मेरा लेक्चर नंबर 3 है, कुछ बच्चों की कमेंट आई थी कि सर कुछ क्वेश्चन भी हमारे जो हैं वो रेफरेंस बुक से या एनसीईआरटी बुक से जो है वो आप सॉल्व करा दीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो मैं टॉपिक अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, 1 या 2 लेक्चर में लास्ट में लेकर आऊँगा जिसमें मैं डिफरेंट बुक से जो है वो क्वेश्चंस लूँगा और उनको यहाँ पर सॉल्व करके भी आपको बताऊँगा। तो जो हमारे जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो और ज़्यादा हो जाएगी। तो मुझे बिल्कुल याद है और आप लोगों ने कमेंट करके जो मुझे रिप्लाई किया है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से अपनी जो क्वेरीज हैं वो आप कमेंट करके मुझे बताते रहें, जिससे कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊं उसमें जो है इन चीज़ों का भी ध्यान रखूं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको भी मैं फुलफिल कर पाऊं। अगर ये वीडियो मुझे आप लोगों को अच्छा लगा हो या समझ में आया हो तो जो यूएस क्लासेस के नाम से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है उस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और डेफिनेटली बेल आइकन भी दबाइएगा उससे, जिससे कि हम आगे वीडियो जो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।